हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लुसेंट का जनरल नॉलेज जो डिस्कस कर रहे हैं। इस वीडियो में हम सारे गवर्नर जनरल, क्योंकि आपको पता है सबसे पहले गवर्नर जनरल आए थे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, उसके बाद वायसराय। लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल आए थे। गवर्नर ऑफ बंगाल कब से आए थे? 1757 से, जब उन्होंने जीता बैटल ऑफ प्लासी। क्लियर? बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद आपको पता है जब बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने जीता, उसके बाद ड्यूअल गवर्नमेंट आ गई थी। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब बंगाल में ड्यूअल गवर्नमेंट आई, कब आई, किस लड़ाई के बाद आई, किस समय आई, कौन सा डेट, मतलब कौन सा ईयर था, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में हम कंप्लीट डिस्कस करेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, वायसराय, उससे पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उससे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल, पूरा डिस्कशन करेंगे। और सबके बारे में मैं बताऊंगा कि कौन कब क्या थे, सबके बारे में डिस्कस करूंगा। एक चीज मैं आपको एक इमेज और ले लेते हैं। क्लियर? मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। क्लियर? देखिए, पूरा गवर्नर, अगर मेरा बात कर तो मैं एक पेज में पूरा नोट्स बनाया हूँ, लेकिन ये दिखेगा नहीं। बस मैं बताना चाहता हूँ आपको कि आप भी ऐसे ही ट्राई करो। जैसे एक A3 पेज साइज है, इस फोल्ड हो जाता है, ऐसा नहीं कि आपको रखने में दिक्कत होगा। और आप जो फोल्डर आता है उसमें भी आ जाएगा। देखो, यहाँ से मैं स्टार्ट किया कि यहाँ से 1773 वाला है, और यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है, यहाँ तक आके ख़त्म हो जाता है। क्लियर? सारा ख़त्म हो जाएगा, लेकिन आपको ऐसे दिखेगा नहीं। आपको अगर ज़रूरत होगा तो मैं ये पिक भेज सकता हूँ आपको, इमेज टेलीग्राम पे। क्योंकि अगर मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा भी ना तो आप बहुत बेकार क्वालिटी आ जाएगा। मेरा नाम है धीरज, और आप FB, इंस्टा, टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो। आप मुझे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम भी कर सकते हो डायरेक्टली। अगर किसी को पिक चाहिए तो आप यहाँ पे मैसेज करना, या तो टेलीग्राम या तो व्हाट्सएप पे। आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अगर आपको अच्छा लगता है तो। क्लियर? तो सबसे पहले बात करते गवर्नर जनरल वायसराय में। सबसे पहले हम बात करते हैं, थोड़ा पहले चलते हैं, क्योंकि आपको पता है अंग्रेज का वर्चस्व कब से थोड़ा थोड़ा स्टार्ट होना शुरू हो गया। जब ब्रिटिश ने एक लड़ाई जीती 1757 में। 1757 में एक लड़ाई थी, जिस लड़ाई का नाम था बैटल ऑफ प्लासी। इसमें बंगाल के जो नवाब थे, जिसका नाम था सिराज उदौला को ब्रिटिश ने हरा दिया। क्लियर? ब्रिटिश ने हरा दिया। उसके बाद ब्रिटिश अपने गवर्नर बनाने लगे बंगाल एरिया में, क्योंकि ब्रिटिश उसका बहुत ज़्यादा पावर उसके बाद इंक्रीज हो चुका है। क्योंकि ब्रिटिश आई थी तो एक कंपनी बनकर, एक कंपनी जो कि बिजनेस पर्पस से आई थी, और वो एक राजा को हरा दें, चाहे वो राजा किसी पर्टिकुलर एरिया का ही ना क्यों ना हो। क्योंकि उस समय बंगाल छोटा मोटा एरिया नहीं था। आज का जो असम है, बिहार है, झारखंड, ये सब बंगाल का ही पार्ट था। समझ सकते हो, मतलब ऑलमोस्ट पूरा नॉर्थ ईस्ट पार्ट था इसका। तो सबसे पहले जो गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं वो बनते हैं रॉबर्ट क्लाइव। सबसे पहले गवर्नर ऑफ बंगाल बनते हैं वो है रॉबर्ट क्लाइव। कब से कब तक? 1757 से 1760 तक। उसके बाद फिर से बनते 1765 से लेकर 1760 तक, और इन्होंने ही एस्टैब्लिश की ड्यूअल गवर्नमेंट कब एस्टैब्लिश हुई? आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर किस किस के बीच था? एक तरफ था इंग्लैंड, और दूसरे तरफ था एमबीए कौन है? मुगल का शाह आलम II। उसके अलावे बंगाल का कौन था? मीर कासिम। उसके बाद अवध का कौन था? शुजा-उद-दौला। 3 लोग थे। ये तरह की हार होती है, और ये हार बहुत बड़ी सेटबैक थी, क्योंकि एक कंपनी आके उस देश के राजा को हरा देते थे। क्योंकि उस देश के राजा अभी कौन है? मुगल ही तो है। तो मुगल को हराना बहुत बड़ी चीज़ थी।
तो उसके बाद बंगाल में डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट होता है। ऑलमोस्ट 1765 से लेकर 1772 तक डुअल गवर्नमेंट चलता है। उसके बाद क्या होता है, अब क्वेश्चन उठता है कि 1772 के बाद क्या होता है। 1772 के बाद ब्रिटेन खुद कंट्रोल करने लगता है, बहुत सारे एक्ट बना बना के ब्रिटेन खुद कंट्रोल करने लगता है अपने एक्ट बना बना के, जैसे रेगुलेशन एक्ट आते हैं, पिच इंडिया एक्ट आते हैं, ऐसे ऐसे एक्ट बना के, क्योंकि ब्रिटिश को पता था कि क्योंकि इंडिया में ब्रिटिशर्स का दायरा बढ़ रहा था, तो ब्रिटिशर्स सब कुछ कंपनी के हाथ में नहीं छोड़ना चाहता था। ब्रिटिशर्स और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी पे कंट्रोल स्थापित करना चाहता था, क्योंकि ब्रिटिशर्स को पता चल गया था कि कंपनी के कुछ लोगों के पास पैसा आ रहा है, हमारे पास पैसा, ब्रिटिश के पास टैक्स के रूप में पैसा उतना नहीं आ पा रहा है, क्योंकि लोग यहाँ पे जो हेड होते थे वो इधर उधर पैसा कर लेते थे, मतलब समझे करप्शन कर लेते थे। तो रॉबर्ट क्लाइव की बात करते हैं, 2 बार बनते हैं, एक बार 1757 से 1760 के बीच, उसके बाद 1765 से 67 के बीच जब डुअल गवर्नमेंट एस्टैब्लिश किया जाता है। उसके बाद अगली बार कौन बनते हैं, 1760 के बाद बनते हैं बैनिसार्ड ही बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट करते हैं। उसके बाद कार्टियर बनते हैं 1769 से 1772 के बीच। यहाँ पे बंगाल में फेमाइन आती है और बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है, बहुत लोगों की जान चली जाती है, और फेमाइन के लिए कई कमीशन इस्टेब्लिश की थी, वो जिसको मैं बता चुका हूँ। उसके बाद कार्टियर के बाद बनते हैं वॉरेन हास्टिंग 1772 से 1774 तक आते हैं, और इस समय डुअल गवर्नमेंट को हटा दिया जाता है। डुअल गवर्नमेंट को एक्चुअली 1772 में ही हटा दिया जाता है, लेकिन वॉरेन हास्टिंग 2 साल आगे क्यों रहते हैं। आप बोलोगे कि भैया रेगुलेशन एक्ट तो 1773 में ही आ गया था। भाई कोई भी एक्ट आता है इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड पे ऑलमोस्ट 1 साल बाद ही होता है, क्योंकि इतना आसानी से इतना जल्दी नहीं होगा। तो इम्प्लीमेंटेशन होता है 1774 में। तो जो लास्ट गवर्नर थे, वो लास्ट गवर्नर कौन थे, वॉरेन हेस्टिंग। तो पहले गवर्नर जनरल, देखो जो गवर्नर ऑफ बंगाल थे, सेम उसी बंदे को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्लियर है, मतलब हाई पोस्ट दे दिया थोड़ा। क्लियर। अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कब से कब तक रहा था, 1774 से लेकर 1833 तक। 1833 में कौन बनता है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनता है। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कब हट जाता है, 1858 में, जिसके बाद वायसरॉय बनते हैं। तो बात करते हैं वॉरेन हेस्टिंग की। वॉरेन हेस्टिंग क्या क्या करता है। सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट के तहत इसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाया जाता है। उसके अलावा कई चीज़ों करते हैं। सबसे पहले रोट इंट्रोडक्शन टू द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द गीता बाय चार्ल्स विल्किंस। होता क्या है, चार्ल्स विल्किंस को बोला जाता है कि आप गीता जो हमारा महाकाव्य है उसको ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में, ताकि इसके इतने महाज्ञान जो है, गीता का जो महाज्ञान है वो अंग्रेजों के पास भी पहुंचे, लोग इससे फ़ायदा उठा सके, इस महाकाव्य से फ़ायदा उठा सके, इनकी बातों को यूज करके अप्लाई करके अपने जीवन में। तो चार्ल्स विलिंगसन लिखते हैं, गीता को ट्रांसलेट करते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन इस जो बुक आती है, जो ग्रंथ लिखा जाता है जो ट्रांसलेशन के बाद, उसका इंट्रोडक्शन कौन लिखते हैं, इंट्रोडक्शन लिखते हैं वॉरेन हेस्टिंग। क्लियर है ना, वॉरेन हेस्टिंग ही इंट्रोडक्शन लिखते हैं, लेकिन एक्चुअली ट्रांसलेट कौन करता है, चार्ल्स विल्किंस। क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि गीता को ट्रांसलेट किसने किया है। उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग ही फाउंड करते हैं एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। देखो वॉरेन हेस्टिंग एक्चुअली उस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे, तो उस समय जो जो स्टैब्लिश किया जाएगा उसके साथ इनका नाम जुड़ेगा ही, लेकिन आपसे पूछा जाएगा कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को किसने स्थापित किया, तो आप विलियम जोन्स का नाम लोगे, क्योंकि ये तो सपोर्टिव रोल में थे। मेन रोल किनका था, विलियम जोन्स का। कब, 1784 में। क्लियर है ना। तो वॉरेन हेस्टिंग से दो चीज का नाम जुड़ा है। एक जुड़ा है कि उन्होंने इंट्रोडक्शन लिखा जब गीता को ट्रांसलेट किया जा रहा था इंग्लिश में। उसके अलावा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इनके समय में ही एस्टैब्लिश किया गया, फाउंड किया गया। उसके बाद इनका रेवेन्यू रिफॉर्म्स क्या किया इन्होंने,
जुडिशियल रिफॉर्म क्या क्या किया, लड़ाइयाँ कौन कौन लड़ी। सबसे पहले रिवेन्यू रिफॉर्म्स की बात करते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया कि लैंड को, ध्यान देना, इन्होंने बोला कि भाई जिसको लैंड पे कलेक्ट करने हैं, क्या टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, वो सब आओ, वो सब अपनी बिडिंग करो, मतलब सब अपनी ऑक्शन रखो कि तुम मुझे इतना ला के दोगे, तुम मुझे इतना ला के दोगे। तो जो सबसे ज़्यादा बोलेगा मैं उसको राइट दे दूंगा कि तुम जाओ कलेक्ट करो टैक्स इस पर्टिकुलर एरिया में। क्लियर है ना। तो ऑक्शनिंग का जो प्रथा था इन्होंने ये स्टार्ट किया, किसने, वॉरेन हेस्टिंग ने। और क्या क्या किया, डिवाइडेड बंगाल इनटू डिस्ट्रिक्ट, बंगाल को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया। डिस्ट्रिक्ट में अपॉइंट किया कलेक्टर, और कलेक्टर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, और रेवेन्यू ऑफिसर अपॉइंट किया ताकि वो लोग पैसा ला के ब्रिटिशर्स को दे सके। तो दो पोस्ट को अपॉइंट किया। सबसे पहले बंगाल को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया। उसके बाद क्या किया, उसके बाद दो पोस्ट एस्टैब्लिश की। पहला पोस्ट था कलेक्टर का, दूसरा पोस्ट था रेवेन्यू ऑफिसर का। क्लियर। जुडिशियल रिफॉर्म क्या किए, जुडिशियल रिफॉर्म स्टार्टेड दीवानी एंड फौजदारी अदालत, क्योंकि बहुत सारे केसेस आ रहे थे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिवाइड कर चुके थे। एक बंगाल को छोटी छोटे डिस्ट्रिक्ट में इन्होंने डिवाइड कर दिया था। अब डिस्ट्रिक्ट में जो प्रॉब्लम आएगी, डिस्ट्रिक्ट में जो केस आएगा, कौन सॉल्व करेगा दीवानी और फौजदारी अदालत। क्लियर। अब क्वेश्चन होगा कि दीवानी और फौजदारी अदालत जो डिसीजन दे रही है, क्या वो डिसीजन फाइनल होगा, क्या उस डिसीजन को अपील नहीं किया जा सकता। नहीं भाई, ये गलत है, उस डिसीजन का अपील किया जा सकता है। कहाँ पे, सदार दीवानी या निजामत अदालत में, जिसको हम एपीलेट कोर्ट बोल जाते हैं, जो कि कलकत्ता में है। ध्यान देना, दीवानी और फौजदारी अदालत जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे था, दीवानी और फौजदारी, उसके डिसीजन के खिलाफ अपील किया जा सकता था सदार दीवानी और निजामत अदालत में, जो कि एज ए एपीलेट कोर्ट की तरह काम करता था, जो कि कलकत्ता में था। उसके बाद और क्या रिफॉर्म किया इन्होंने, हिंदू और मुस्लिम कानून को, जो कि सिविल कानून नहीं होते, जैसे शादी कैसे करनी है, ऐसी कानून, उस सब को रिफॉर्म किया। उसके बाद ट्रांसलेशन ऑफ कोड इन संस्कृत अपीयर, मतलब ट्रांसलेशन ऑफ द कोड इन संस्कृत को, संस्कृत में जो कोड थे उसको भी ट्रांसलेट किया 1776 में अंडर द टाइटल ऑफ कोड ऑफ जेंटुला। मतलब जो संस्कृत में जो कोड वगैरह थे उसको भी ट्रांसलेट किया ताकि ज़्यादा लोग समझ सके और एक खुद समझ सके। एक और चीज़ था जो इसमें नहीं है, 1773 में रेगुलेशन एक्ट आया था। 1773 में रेगुलेशन एक्ट आया था। उसके बाद हुआ क्या, कुछ उसमें प्रॉब्लम था, क्योंकि एक तरफ थे पावरफुल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता एस्टैब्लिश किया गया था। अब समझ रहे हो कि दो लोग हैं, बहुत पावर का टसल चलेगा दोनों में। तो 1781 में एक एक्ट लाया गया। 1781 में देखो, पिट्स इंडिया एक्ट से पहले एक एक्ट आया था, जिस एक्ट ने काम को डिवाइड किया, किस किस के काम को, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और सुप्रीम कोर्ट के काम को डिवाइड किया। अब क्वेश्चन होता है कि लड़ाई कौन कौन लड़ी, वॉरेन हेस्टिंग ने। रोहिल्ला वार 1774 में, पहला एंग्लो मराठा वार जो हुआ था, जो कि मैं आपको पता है आज ही एक वीडियो डाला हूं जिसमें पूरा मराठा में डिस्कस किया हूं, तो मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा। पहला मराठा और एंग्लो वार हुआ था जिसमें लड़ी थी वॉरेन हेस्टिंग ने। उसका सेकंड एंग्लो और मैसूर वार हुआ, जो कि 1780 से 1784 में। ये सब मैं कराया हूँ मेडाइवल हिस्ट्री में, इसलिए मैं नहीं बताऊंगा। उसके बाद सेकंड आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। वॉरेन हेस्टिंग के बाद आते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखो, वॉरेन हेस्टिंग कब से कब तक रहे थे, 1703 से 1785 के आसपास। अब नेक्स्ट आते हैं 1786 से 1793 तक रहते हैं, ऑलमोस्ट 7-8 साल। अब ये क्या करता है, पहले ऐसे पर्सन है जो कि कोडिफाई करते हैं कानून को, लॉ को कोडिफाई करते हैं।
द कोड सेपरेट द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। सिंपल बात है कि मुझे पैसा अलग चाहिए, जो जस्टिस वाला एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग होगा। एक इन्होंने क्या किया, क्रिएटेड पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। वहाँ पे जो पुराना था अदालत और अदालत वाला, यहाँ पे इस पोस्ट के जगह पे इन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज का पोस्ट एक नियुक्त किया कि क्रिएटेड पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज। परमानेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, परमानेंट सेटलमेंट जो बंगाल में था 1793 में इन्होंने स्टैब्लिश किया। परमानेंट सेटलमेंट क्यों था? क्योंकि इनको पैसा चाहिए था, लैंड रिफॉर्म करना था, लैंड रिफॉर्म। परमानेंट सेटलमेंट होता क्या है? एक्चुअली परमानेंट सेटलमेंट को हम जमींदारी सेटलमेंट भी बोलते हैं, कि यह है ब्रिटिश, यह है आम आदमी पेजेंट, इन दोनों के बीच एक होगा जमींदार। क्या होगा ये? इससे जमींदार इस पेजेंट से टैक्स लेगा, उसका 1/11 पार्ट अपने पास रहेगा, 10/11 पार्ट ब्रिटिश को सौंपेगा। यही है जमींदारी सिस्टम। बस उसके बाद कॉर्नवालिस को बोला जाता है द फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया। कॉर्नवालिस को बोला जाता है द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया। तो इस बात से याद रख सकते हैं। सबसे पहले इन्होंने क्या किया, कॉर्नवालिस ने एक कोड को बनाया, कोडिफाई किया, लॉ को कोडिफाई किया। उसके बाद क्या किया, जुडिशियल में रिफॉर्म किया कि भाई एक नया पोस्ट लाया डिस्ट्रिक्ट जज का सबसे पहले, और उसके अलावा रेवेन्यू जो पैसा वाला एडमिनिस्ट्रेशन और दूसरा जस्टिस वाला एडमिनिस्ट्रेशन, दोनों को अलग अलग किया। उसके बाद रेवेन्यू के लिए उन्होंने लैंड रिफॉर्म किया। लैंड रिफॉर्म में उन्होंने जमींदारी सिस्टम लाई, परमानेंट सेटलमेंट लाया 1793 में। और कॉर्नवालिस को फादर ऑफ सिविल सर्विस इन इंडिया बोला जाता है। अब क्वेश्चन उठता है, इन्होंने लड़ाई कौन कौन लड़ी है ना? लड़ाई कौन कौन लड़ी है? सबसे पहले थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। उसके बाद अब क्वेश्चन होता है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में जो हार होती है टीपू सुल्तान की, इसके बाद एक ट्रीटी साइन होता है, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम किस किस के बीच? इंग्लैंड के बीच और टीपू सुल्तान के बीच। बहुत हार्श ट्रीटी था। उसके बाद आते हैं कॉर्नवालिस के बाद आते हैं जॉन सोर। जॉन सोर 5 साल के लिए रहते हैं 1793 से 1798 के बीच। इस समय पहला चार्टर एक्ट आता है 1793 में, पहला चार्टर एक्ट। अब क्वेश्चन होता है कि जॉन सोर क्या करते हैं? जॉन सोर कुछ नहीं करते क्या भाई? जॉन सोर करते हैं, एक लड़ाई लड़के जाते हैं, बैटल ऑफ खारदा। बैटल ऑफ खारदा होता है बिटवीन निजाम एंड मराठा। निजाम और मराठा के बीच एक लड़ाई होती है 1795 में, इस जॉन सोर के समय में ही। क्लियर, हम समझ गए? तो अभी तक 3 लोगों के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, मतलब 3 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के बारे में, क्योंकि उससे पहले हम जो डिस्कस किया था वो था गवर्नर ऑफ बंगाल। कौन कौन? वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, जॉन सोरे। अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली। क्लियर? लॉर्ड वेलेस्ली के नाम जब भी आए ना, आप सब्सिडरी अलायंस याद कर लो। लॉर्ड वेलेस्ली जब भी नाम याद है ना, तो याद कर लो सब्सिडरी अलायंस। सब्सिडरी अलायंस होता क्या है कि सिंपल है कि ब्रिटिश एक नेट, जैसे एक स्टेट है इंडिया में ही, इसका इतना एरिया है, ब्रिटिश इसको आश्वासन देता था कि हम क्या करते हैं, ब्रिटिश इसको आश्वासन देता था कि आप क्या करो, अपना सेना नहीं रखो और हम आपके सुरक्षा का दायित्व लेते हैं कि आप पे कोई अटैक नहीं करेगा। आप पे कोई अटैक करेगा तो हम मान लेंगे कि वो मुझ पे अटैक किया। तो ये स्टेट अपना सेना नहीं रखेगा, तो इसके पैसे बचे तो ये पैसे ब्रिटिश खुद मांग लेगा। क्लियर है ना? इससे ब्रिटिश को 2 फायदा होता है कि ब्रिटिश अपनी आर्मी रखते हैं, तो ब्रिटिश इस स्टेट से भी बात कर लिया, ब्रिटिश इस स्टेट के बगल में एक स्टेट है उससे ही बात कर लिया। पहले इन दोनों में तू मैं थी, लेकिन ब्रिटिश इन दोनों से बात कर लिया, तो ब्रिटिश न ये आपस में अटैक करें, न ये आपस में अटैक करेंगे, ब्रिटिश की भी आर्मी बची रहेगी। क्लियर? तो सब्सिडी अलायंस समझ लिया।
सिस्टम टू अचीव ब्रिटिश पैरामाउंटेसी, इसके बाद ब्रिटिश पैरामाउंटेसी कि ब्रिटिश सबसे ऊपर है, ब्रिटिश के अंदर ये सब एज ए सब ऑर्डिनेट, हम ऐसा समझ सकते हैं। निजाम अली जो कि निजाम ऑफ हैदराबाद के थे, वो पहले इंडियन नेटिव रूलर थे जो एक्सेप्ट करते हैं सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस 1798 में। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पहला स्टेट कौन सा है जो सब्सिडरी अलायंस साइन करता है? पहला स्टेट है हैदराबाद। क्लियर? अब होता क्या, वॉर कौन कौन लड़ाई लड़ते हैं सबसे पहले देख लेते लड़ाई। इनके नाम से एक बात याद रखना, सब्सिडरी अलायंस याद रख लिया। अब कौन कौन है वॉर, कौन कौन लड़ते हैं? सबसे पहले फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है जो कि होता है टीपू सुल्तान और इनके बीच और लॉर्ड वेलेस्ली के बीच। और इसमें क्या होता है, टीपू सुल्तान जी की डेथ हो जाती है। और सेकंड एंग्लो मराठा वार भी लड़ते हैं, मतलब दो लड़ाई लड़ रहे हैं, मतलब दो तीन लड़ाई लड़ रहे हैं। एक लड़ाई ये सेकंड लड़ाई हुआ, सेकंड एंग्लो मराठा वार हुआ, जिसमें हार का सामना करना पड़ता है मराठा को, जिसमें सिंधिया भोसले जो मराठा के अलग अलग ग्रुप था उन सब की हार हो जाती है। और इसमें ट्रीटी ऑफ वसेन साइन करना पड़ता है जो कि एक हार्श ट्रीटी था। क्लियर? उसके बाद तो हमने कहाँ तक कर दिया, 1805 तक लॉर्ड वेलेस्ली हो गए। लॉर्ड वेलेस्ली के बाद जो तीन चार आते हैं ना, बहुत कम इम्पोर्टेंट होता है। जैसे जॉर्ज वार्लो, जॉर्ज वार्लो के समय में वेलोर म्यूटिनी होती है, मतलब विद्रोह होता है। उसका लॉर्ड मिंटो वन, लॉर्ड मिंटो वन जो ये मोरले मिंटो वाला रिफॉर्म वाला मिंटो नहीं है, वो तो मिंटो मोरले मिंटो वाला रिफॉर्म्स तो 1909 में आता है ना, वो मैं आपको बताऊंगा। यह है लॉर्ड मिंटो वन, ये 1807 से 1813 तक होते हैं। ये ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करते हैं रंजीत सिंह के साथ, रंजीत सिंह के साथ ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन करते हैं 1809 में। और इनके समय में ही, लॉर्ड मिंटो के समय में ही चार्टर एक्ट आता है 1813 में। उसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग आते हैं 1813 से 1823 के बीच। ये पॉलिसी ऑफ इंटरवेंशन एंड वॉर साइन करते हैं, अडॉप्टेड द पॉलिसी, सॉरी एक ऐसी पॉलिसी लाते हैं कि इंटरवेंशन एंड साइन की पॉलिसी। कई वॉर लड़ते हैं कि पहले इंटरवेन करो फिर लड़ाई करो, ऐसी बात। एंग्लो नेपालीज वार होता है जो कि 1813 से 23 के बीच। उसके बाद थर्ड एंग्लो मराठा वॉर होता है। उसके बाद हेस्टिंग क्या करते हैं, बहुत ह्यूमिलिएटिंग ट्रीटी साइन करते हैं पेशवा के साथ, सिंधिया के साथ। इसके बाद लॉर्ड हेस्टिंग ही एक नया लैंड रिफॉर्म लाते हैं जिसका नाम है रैयत बारी। रैयत बारी में क्या है कि देखो, इस समय जमीन जो हमने जमींदारी सिस्टम में देखा था, तो जमींदार बहुत फ़ायदा उठाता था, जमींदार बहुत फ़ायदा उठा लेता था। इससे न ब्रिटिश को फ़ायदा होता था, पीजेंट तो हमेशा नुकसान में रहेगा ही रहेगा। तो इसने क्या किया कि बोलता है, रैयत बोलते हैं पीजेंट को, कि पीजेंट डायरेक्ट अब टैक्स ब्रिटिश को देगा, बीच वाला जो है ना जमींदार, उसको हटाओ। तो ये सिस्टम लाया रैयत बारी सिस्टम। क्लियर? उसके बाद और जब रैयतवारी सिस्टम कहाँ पे लाया, मद्रास में। और इस समय मद्रास के गवर्नर कौन थे, थॉमस मुनरो। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट आते हैं लॉर्ड वेस्ट हेस्टिंग के पास, लॉर्ड एमरेस्ट। लॉर्ड एमरेस्ट ये पहला वॉरमीज वार लड़ते हैं, बर्मा के साथ जो लड़ाई होती है। उसके बाद एक्विजिशन करते हैं टेरिटरी इन मलाय पेनिनसुला और भारतपुर को कैप्चर करते हैं। क्लियर? उसका लॉर्ड विलियम बेंटिंग आते हैं। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इंपॉर्टेंट है इसलिए क्योंकि इसके समय में ही पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया जाता है। इसे मोस्ट लिबरल एंड इनलाइटेंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बोला जाता है कि बहुत ही लिबरल और इनलाइटेंड थे। क्यों इनलाइटेंड है भाई, सती सिस्टम को हटाया, कम इनलाइटनमेंट का बात थोड़ी होगा। उसके बाद रिगार्डेड द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया। उसके बाद ध्यान देना, द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न एजुकेशन इन इंडिया, मॉडर्न एजुकेशन इनके समय में ही आए हैं। उसके बाद सती को एवेलिश किया। अदर जो क्रूएल राइट होते हैं ना, जो
बहुत सारे ऐसे राइट होते हैं जो वुमेन को हार्म करते हैं, इन इक्वलिटी पे बेस्ड होते हैं, उस सब को राइट को हटाया। मैसूर को एनेक्स कर लिया 1831 में। उसके बाद ट्रीटी साइन की परपेचुअल फ्रेंडशिप विद रंजीत सिंह, जो पंजाब के रंजीत सिंह थे उसके साथ ट्रीटी साइन की। उसके बाद चार्टर एक्ट इन्हीं के समय पास हुआ 1833 में, which provided that no Indian subject of company was to be debarred from the holding an office on account of his religion, place of birth, descendant and color। मतलब आप सिंपल से जो हमारा आर्टिकल 15 आ गया है, जो हमारा फंडामेंटल राइट का, इन शुरुआत इन्होंने की कि कोई भी इंडियन सब्जेक्ट जो होगा कंपनी उसको डिवायर नहीं करेगी, उसको हटाएगी नहीं कि वो इस रिलीजन का, इस प्लेस ऑफ बर्थ का, नहीं, कंपनी के लिए सब बराबर है। यानी राइट टू इक्वालिटी वाला थोड़ा सिस्टम ला रहा है ना। क्लियर, इतना समझ गया। उसके बाद आता है गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, 1833 से 1858 के बीच होते हैं। सबसे पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक, 1833 से 1835 तक। इसमें क्या करते हैं, मैकुले माइनर ऑन एजुकेशन वाज एक्सेप्टेड। देखो मैकुले का जो एजुकेशन का प्रोविजन था उसको इन्होंने एक्सेप्ट किया। इसमें क्या था, देखो बहुत समय से दो ग्रुप के बीच, दो लोगों के बीच, दो ग्रुप के बीच हम बोल सकते हैं, एक लोग थे एंग्लिस्ट और एक थे ओरिएंटलिस्ट। ओरिएंटलिस्ट ऐसे लोग थे जो बोलते थे कि इंडिया में इंडियन जैसे पढ़ते आ रहे ऐसे चीज़ों को पढ़ाया जाए, लेकिन जो एंग्लिस्ट थे वो बोलते थे नहीं भाई, सब कुछ को आप इंग्लिश में करो, इंग्लिश ही फ्यूचर है, ऐसी ऐसी बातें बोलते थे। तो बाद में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने एंग्लिस्ट की बात मान ली। इवन राजा राम मोहन राय भी एंग्लिस्ट के ही फॉलोअर थे। क्लियर है ना, तो एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद क्योंकि आपने मैकुले कमेटी को एक्सेप्ट कर लिया, मैकुले कमेटी के प्रोविजन को एक्सेप्ट किया, इसका मतलब आप इंग्लिश को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाना चाहते हो। एबॉलिश प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट, मतलब जो प्रोविंशियल कोर्ट ऑफ अपील एंड सर्किट जो था, जो कि कॉर्नवालिस के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया था, इसको हटा दिया गया। और एक कमिश्नर को एस्टैब्लिश किया, अपॉइंट किया इन्होंने फॉर रेवेन्यू एंड सर्किट के लिए, फॉर रेवेन्यू एंड सर्किट के लिए कमिश्नर एस्टैब्लिश किया। लड़ाई कौन कौन लड़ी, क्योंकि बहुत भारी रिफॉर्मर थे तो लड़ाई कम ही लड़े। एक कुर्ग पे एनेक्स करते, कुर्ग को 1833 में, सेंट्रल चार्चर को 1833 में। और क्यों करते हैं, क्योंकि एक प्रोविजन इनमें था कि मिस गवर्नमेंट जहाँ हो रहा है ना उसको अपने में मिला लेंगे। किसी स्टेट में अगर मिस गवर्नमेंट हो रहा है तो उसको अपने में अपना लेंगे। उसके बाद सर चार्ल्स मेटकैफे आते हैं, 1834 से 1836 की 2 साल के लिए ही आते हैं, कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं। फेमस प्रेस लाते हैं और इन्होंने लिबरेट किया, जो रेस्ट्रिक्शन था प्रेस पे उसको हटाया, रेस्ट्रिक्शन था जो प्रेस पे उसको हटाया मेटकैफे ने। तो मेटकैफे से ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्या इन्होंने प्रेस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया, हटाया। लॉर्ड ऑकलैंड आते हैं। उसके बाद ऑकलैंड का नाम 2 चीज़ के लिए फेमस है, एक एंग्लो अफगान वॉर और दूसरा ट्रीटी वगैरह साइन करते हैं रंजीत सिंह के साथ। उसका फर्स्ट एंग्लो अफगान वार होता है, ग्रेट ब्लो टू द प्रेस्टीज, क्योंकि इसमें हार का सामना करना पड़ जाता है ब्रिटिश को अफगान के साथ। उसके बाद आते हैं लॉर्ड एलन बोरो। ये क्या करते हैं, अफगान ब्रॉट एंड द एंड ऑफ अफगान वॉर, एनेक्सेशन सिंध को एनेक्स कर लेते हैं, ग्वालियर से लड़ाई करते हैं और स्लेवरी को हटाते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्लेवरी को कौन हटाया, स्लेवरी को हटाया एलन बोरो ने। पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ स्लेवरी को किसने हटाया, तो एलन बोरो ने। उसका लॉर्ड हार्डिंगे आते हैं 1844 से 1848 के बीच। पहला एंग्लो सिख वॉर होता है 1845 से लेकर 1846 के बीच, और ट्रीटी ऑफ लाहौर साइन करते हैं। उसके बाद 1846 में फिर से लड़ाई होते हैं जिसमें सिख सॉवरेनिटी एकदम खत्म हो जाती है, और सिख सॉवरेनिटी क्योंकि सिक्स एकदम अंदर आ गए आप किसके, ब्रिटिश के। और उन्होंने प्रेफरेंस दिया कि इंग्लिश एजुकेटेड इन एम्प्लॉयमेंट में उसको ज़्यादा प्रेफरेंस दो जिसको इंग्लिश आती है। उसके बाद आते हैं लॉर्ड डलहौजी, बहुत इंपॉर्टेंट है लॉर्ड डलहौजी। जैसे ही लॉर्ड डलहौजी का आप नाम याद आते ही आप सीधे बोलते हो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
क्लियर। लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 पे रहते। इनका ओरिजिनल नाम था जेम्स एंड्रयू ब्राउन रामसे। इन्होंने टाइटल और पेंशन वाला जो था कि उसको एबॉलिश किया कि टाइटल पेंशन वगैरह नहीं मिलेगा। क्लियर है ना। इसको ये इंग्लैंड को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा पहुंचाने में लग गए थे। उसके बाद होता क्या है, इंट्रोड्यूस करते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सिंपल डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब है किसी राजा का जो सक्सेशन होगा वो उसका एकदम रियल बेटा होगा। अगर रियल बेटा नहीं है तो किसी को आप अडॉप्ट करके राजा नहीं बना सकते। अगर ऐसा नौबत आया कि इसका आपका अपना बेटा नहीं है तो सक्सेशन के वक्त हम ब्रिटिश बोला कि हम आपके राज्य को अपने अंदर ले लेंगे। तो ऐसे ही करते करते बहुत सतारा को अपने अंदर ले लेते, जैतपुर को अंदर ले लेते, सब संभालपुर को ले लेते, बाघत को ले लेते, उदयपुर को ले लेते। झांसी को लेने में तो इनका बहुत मुश्किल का सामना करना पड़ता है। जैसे आपको पता है आपने मूवी देखी होगी झांसी की रानी की, कंगना रनावत वाला, तो मणिकर्णिका जो मूवी का नाम है, तो इसी स्टोरी पे बेस्ड है। नागपुर, और इन्होंने एक लड़ाई लड़ी है, सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है 1848 से 49 के बीच। एनेक्स द होल ऑफ द पंजाब पे एनेक्स कर लेते हैं। सेकेंड एंग्लो वर्मीज वार होता है 1852 में, और लोअर बर्मा पे और पेगू जो है बोलते हैं उसको कैप्चर कर लेते हैं। बेरार को एनेक्स कर लेते हैं, अवध को एनेक्स कर लेते हैं। यहाँ पे जब अवध को एनेक्स करते हैं ना तो यहाँ पे लोगों का गुस्सा फूट जाता है, क्योंकि इन्होंने क्या बोला था कि हम एनेक्सेशन करेंगे किस बेसिस पे, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के बेसिस पे। लेकिन इसने बोल दिया कि नहीं, एक और बेसिस है जिस पे हम किसी भी स्टेट को एनेक्स कर सकते हैं। कौन सा बेसिस है? कौन सा? माल एडमिनिस्ट्रेशन। अगर कोई ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे से नहीं कर रहा है उस राज्य को भी अपने में हड़प लेंगे। भाई इसका डेफिनेशन क्या है, क्राइटेरिया क्या है माल एडमिनिस्ट्रेशन का? किसी भी बेसिस पे आप हटा सकते हो सीधा राज्य का। तो यहाँ पे लोगों का गुस्सा फूट गया। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म, पब्लिक वर्क्स करते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स क्या? सिस्टम ऑफ सेंट्रलाइज कंट्रोल इन द न्यूली एक्वायर्ड टेरिटरी नोन एज नॉन रेगुलेशन सिस्टम। मतलब नए सिस्टम को, मतलब जो भी नया एक्वायर्ड टेरिटरी होगा उसको डायरेक्ट कंट्रोल होगा सेंटर के द्वारा। उसके बाद गोरखा रेजिमेंट को स्टार्ट किया, रेज्ड गोरखा रेजिमेंट। उसके बाद एजुकेशनल रिफॉर्म क्या कहते हैं? रिकमेंडेड द Thomsonian system of vernacular education for whole of the northwestern province. Wood's Education Dispatch of 1854 and opening of the Anglo Vernacular School and Government College and Engineering College was established at Roorkee. तो कई क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि इंजीनियरिंग कॉलेज जो कि रुड़की में एस्टैब्लिश किया गया है किसके द्वारा? नाम बता दोगे? सिंपल, लॉर्ड डलहौजी। उसके बाद एंग्लो वर्नाकुलर, मतलब ऐसे इनका मानना था कि सिंपल आप इंग्लिश में नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको इंग्लिश में बहुत सारे प्रॉब्लम होती है, आता ही नहीं है। तो इन्होंने बोला कि इंग्लिश तो चलो हम मान लेते हैं, लेकिन उसमें वर्नाकुलर भी होना चाहिए कुछ लेवल तक, जो उनका अपना मदर टंग होता है वो लैंग्वेज थी। पब्लिक और क्या किया भाई? फर्स्ट रेलवे लाइन 1853 में स्टैब्लिश किया गया, जो कि बॉम्बे को थाने से जोड़ता है। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ सर्विस स्टार्ट हुआ, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। मॉडर्न पोस्टल सिस्टम स्टैब्लिश किया गया 1854 में। ए सेपरेट पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सेट किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद वर्क ऑन द ग्रैंड ट्रंक रोड पे काम किया गया, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा, उस पर काम किया गया। और उसका डेवलप्ड हार्बर्स जो डेवलप किया गया कराची, बॉम्बे और कलकत्ता में। नेक्स्ट आते कौन? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे और पहले वाइसरॉय, लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। क्या क्या स्टैब्लिश किया? विडो रीमैरिज एक्ट। विडो रीमैरिज एक्ट की विडो जो थी विधवा, वो फिर से शादी कर सकती थी। इनके समय में रिवोल्ट हुआ 1857 में, क्योंकि एक कारण ये भी था, क्योंकि ये बहुत रिलीजन के फील्ड में चले जाते। लोगों को ये पसंद नहीं है
कि कोई उसके रिलीजन के खिलाफ चले जाए, मतलब रिलीजन में घुस के कानून बनाए। 1858 एक्ट जो है इन्हीं के समय में स्टैब्लिश किया गया है, जो जिसने एंड कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को और विड्रॉ कर लिया कि अब किसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाला नहीं करेंगे, मतलब अब किसी को शामिल नहीं करेंगे। बात करते गवर्नर जनरल ऑफ और वायसराय का, जो लॉर्ड कैनिंग थे वो पहले वायसराय थे। तो क्या क्या हुआ, इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 तो लाया ही गया था, उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट लाया गया 1861 में, इन्होंने ही लाया, which passed to be landmark in constitutional history of India, बहुत इंपॉर्टेंट था। इंडियन पीनल कोड लाया गया, इंडियन पीनल कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर 1859, और इंडियन हाई कोर्ट एक्ट लाया गया 1861 में। तो ध्यान देना, इंडियन पीनल कोड फॉर क्रिमिनल प्रोसीजर कब, 1859। उसके बाद इंडियन हाई कोर्ट एक्ट आया 1861। उसके बाद इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस किया गया 1858 में। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास को बनाया गया 1857 में। इंडिगो राइट हुआ बंगाल में 1860 में। भाई इतना चीज़ इससे आ सकता है कि यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास कब बनाया गया या इंडिगो राइट कब हुआ, ये सब पूछा जा सकता है। उसके बाद लॉर्ड एल्गिन आते हैं अगले बार। उस समय वहाबी मूवमेंट होता है। वहाबी मूवमेंट एक पैन इस्लामिक मूवमेंट था पूरे इंडिया में, लेकिन पूरा इस्लामिक मूवमेंट था। सर जॉन लॉरेंस 1864 से 1869 तक होते हैं। इस समय टेलीग्राफिक कम्युनिकेशन स्टैब्लिश किया गया यूरोप के साथ। हाई कोर्ट स्टैब्लिश किया गया, क्योंकि पिछले एक्ट में क्या आया था, हाई कोर्ट स्टैब्लिश करने के लिए एक्ट आया था। तो अब कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास में स्टैब्लिश किया गया 1865 में। उसके बाद कैनल वर्क्स को इन्होंने स्टैब्लिश किया और बढ़ाया। भूटान के साथ लड़ाई हुआ 1865 में। एडवोकेट स्टेट मैनेज्ड रेलवे, मतलब इन्होंने बोला कि स्टेट जो सरकारें हैं वो मैनेज करेंगी रेलवे को, और उसके बारे में बताया कि प्राइवेट नहीं आना चाहिए। क्रिएटेड द इंडियन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड क्रिएट किया, और रिकॉग्नाइज द नेटिव जुडिशियल सर्विस को रिकॉग्नाइज किया। नेटिव जुडिशियल सर्विस मतलब यहाँ का जुडिशियल जो सर्विस था उसको। लॉर्ड मायो आया 1869 से 1872 के बीच। मायो का काम था कि फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन किया जाए। एस्टैब्लिश मायो कॉलेज एस्टैब्लिश किया, कहाँ पे, अजमेर में, फॉर द प्रिंसेस लोगों के लिए। ऑर्गेनाइज द स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, स्टैटिस्टिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉमर्स एस्टैब्लिश किया गया। ओनली वायसराय टू बी मर्डर्ड इन ऑफिस बाय ए कन्विक्ट इन अंडमान इन 1972। इंट्रोड्यूस द स्टेट रेलवे, स्टेट रेलवे का इंट्रोडक्शन किया और इनकी मृत्यु हो गई इनके ऑफिस में ही। कौन मारा, एक कॉन्विक्ट था जो कि 1872 का कोई कॉन्विक्ट था, और मतलब इसको फिर कन्विक्ट कर दिया गया इसको, मतलब कि इनको मार दिया गया 1872 में। इसके बाद फिर दूसरा कौन बना, दूसरा वायसराय बना लॉर्ड नॉर्थब्रुक 1872 से 76 तक रहे। कूका मूवमेंट इनके समय पे हुआ पंजाब में, और यही नॉर्मल बात है। अब लॉर्ड लिटन आते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट, लॉर्ड लिटन, रिपन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर, लॉर्ड नॉर्थब्रुक तो डिस्कस कर लिया, लॉर्ड लिटन, रिपन, डफरिन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉर्ड लिटन क्या क्या किया, सबसे पहले मोस्ट इनफेमस गवर्नर जनरल थे, मतलब ऐसे बोल सकते हैं मोस्ट इनफेमस वायसराय थे। फ्री ट्रेड एंड एबॉलिश ड्यूटी ऑन 29 ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड व्हिच एक्सेलरेटेड ड्रेन ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। सिंपल है कि जो यहाँ से सामान यहाँ से सामान जा रहा है उस पर ब्रिटिश टैक्स कोई ड्यूटी नहीं लगाएगी, तो यानी यहाँ से सारा वहाँ से सामान यहाँ आ रहा है और यहाँ से पैसा जा रहा है, तो यहाँ पे ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया। इनके ही समय में ग्रांट दरबार एस्टैब्लिश होती है 1877 में। क्लियर, इस समय देश बहुत बड़े फेमाइन से गुजर रहा था,
रॉयल टाइटल एक्ट इन्होंने स्टैब्लिश किया गया। क्वीन विक्टोरिया वाज डिक्लेयर ए केसरे हिंद, टाइटल स्टैब्लिश किया गया तो क्वीन विक्टोरिया को केसरे हिंद बोला गया। आर्म्स एक्ट स्टैब्लिश किया गया। ये आर्म्स एक्ट क्या करता था, मैंडेटरी बनाता था फॉर इंडियन टू एक्वायर लाइसेंस फॉर आर्म, कि इंडियन को अगर आर्म्स रखना है तो उसे लाइसेंस लेना ही पड़ेगा, और आपको पता है लाइसेंस कितना मुश्किल से देते हैं। उसके बाद वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया, बहुत इनफेमस था, इसका मतलब प्रेस पे बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगा दिया गया। प्रोपोज अ प्लान फॉर स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, एक प्लान बनाया कि स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस लाया जाए 1878 से 79 के बीच। और मैक्सिमम एज जो लिमिट था सिविल सर्वेंट का एग्ज़ाम देने का वो 21 से लेकर 19 कर दिया। और सेकेंड अफगान वॉर हो गया, ये सेकेंड अफगान वॉर में इसकी हार हुई। उसके बाद रिपन आते हैं, 4 साल के लिए रहते हैं। ये पहले तो वर्नाकुलर जो प्रेस एक्ट था उसको रिपील करते हैं, यानी जो लोगों से पावर छीन लिया गया था लोगों को लौटा देते, ले लीजिए। उसके बाद द पहला फैक्ट्री 1881 में स्टैब्लिश करते हैं, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 में स्टैब्लिश करते हैं ताकि लेबर के कंडीशन को इम्प्रूव किया जा सके। रिजोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को रिजोल्यूशन किया जा सके 1882 में, कि लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को लाया जा सके। रिजोल्यूशन ऑन लैंड रेवेन्यू पॉलिसी, अपॉइंटमेंट ऑफ हंटर कमीशन, मतलब इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, समझे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट ला रहा है, लैंड रेवेन्यू पॉलिसी ला रहा है, सब कुछ कितना ऑर्गेनाइज करवा रहा है ये बंदा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था उसको रिपील कर रहा है, मतलब उस जो प्रेस के पे जो पाबंदियां लगाई गई थी उस पाबंदियां को हटा रहे हैं। पहली फैक्ट्री एक्ट ला रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट है फैक्ट्री एक्ट, ताकि जो लेबर का स्थिति है उसको इम्प्रूव किया जा सके, लेबर का कंडीशन इम्प्रूव किया जा सके। तो आपसे सिंपल पूछ सकता है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किन्होंने स्टैब्लिश किया, सिंपल बोल देंगे लॉर्ड रिपन के समय में। हंटर कमीशन जो कि एजुकेशन में, देखो इससे पहले जो बुश डिस्पैच आया था, इससे पहले भी बहुत एजुकेशनल रिफॉर्म आई थी, उसमें बहुत कमियां थी। कमियां मतलब वुमेन को उतना इक्वल वाला रोल नहीं दिया गया था, इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया जा रहा था, ऐसे ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें थी, और कुछ ही लोगों तक लिमिटेड था। एजुकेशन जो था कुछ ही फील्ड तक था, साइंस मैथ्स पे ज़्यादा जोर नहीं दिया जा रहा था। तो इन्होंने एक कमीशन के स्टैब्लिश किए, हंटर कमीशन बोला। हंटर कमीशन का काम क्या था कि पहले देखिए एजुकेशन में क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद रिफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। उसके बाद इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी इनके समय में अडॉप्ट हुआ। इन इल्बर्ट बिल में एक्चुअली था क्या, इन्होंने बोला कि जो जजेज होते हैं, चाहे इंडियन जज, चाहे यूरोपियन जज, चाहे ब्रिटिशर्स जज, किसी का फैसला सुन सकते हैं। ऐसा नहीं कि इंडियन जज होंगे तो यूरोपियन का फैसला नहीं सुन सकते और उसको दोषी नहीं ठहरा सकते। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी हो गया था इनके इस एक्ट के कारण, क्योंकि इंडियन को बहुत ज़्यादा पावर इसे मिलने वाला था। उसके बाद आता है लॉर्ड डफरिन। डफरिन के समय ही एस्टैब्लिश होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। और डफरिन क्या करती है और क्या होता है डफरिन के समय, थर्ड बैरमीज बार होता है, थर्ड होता है बर्मा का बार होता है, और अपर और लोअर, देखो लोअर बर्मा तो पहले से ही एनेक्स है, अपर बर्मा को भी एनेक्स कर लेते 1885 में। इंडियन नेशनल कांग्रेस स्टैब्लिश हुए। अब आते हैं नेक्स्ट, लॉर्ड लैंसडाउन। लॉर्ड लैंसडाउन कब से कब तक, 1888 से 1894 तक। सबसे पहले सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आता है। पहला फैक्ट्री एक्ट कब आया था, 1881 में। इस समय सेकेंड फैक्ट्री एक्ट आता है। और उसके बाद सिविल सर्वेंट को कैटेगराइज किया जाता है इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। कैटेगराइज किया जाता है सिविल सर्वेंट को इंपीरियल, प्रोविंशियल एंड सबऑर्डिनेट। उसके बाद इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 वाला इसी समय आता है। इसमें इंट्रोड्यूस किया जाता है कि इलेक्शन वर्ड इंट्रोड्यूस किया जाता है, भले ही इनडायरेक्ट होता है। उसके बाद दुरंद कमीशन को अपॉइंट किया जाता है। दुरंद कमीशन चाहता था
कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन ड्रॉ किया जाए, जो कि अभी का कौन सा लाइन है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो लाइन है वो है दुरंत लाइन। उसके अलावा लॉर्ड एल्गिन टू आते हैं 1894 से लेके 1899 के बीच। इसमें क्या होता है, मुंडा अपराइजिंग होता है, जो कि बिरसा मुंडा का अपराइजिंग होता है। और सेकेंड कन्वेंशन जो कि करती है डेलिमिटिंग द फ्रंटियर बिटवीन चाइना एंड इंडिया वाज रेटिफाइड। ग्रेट फेमाइन इनके समय में आता है। लायल कमीशन को अपॉइंट किया जाता है आफ्टर फेमाइन, कि आप देखिए प्रॉब्लम क्या है वो सब देखिए। एसासिनेशन ऑफ 2 ब्रिटिश ऑफिसर, एक्चुअली हुआ क्या, जो फेमाइन कमीशन जो आई थी उसके बारे में बहुत अफवाहें उठ गई कि फेमाइन कमीशन जो था वो बहुत अत्याचार कर रहा था लोगों पे, रेप वगैरह के केस उठने लगे थे। तो 2 भाई था, चैपकर ब्रदर ब्रिटिश के 2 ऑफिसर को मार देता है, रैंड एंड एमरेस्ट को, दोनों को मार देता है। उसके बाद क्या होता है, सेडिशन का चार्ज लगता है बाल गंगाधर तिलक पे। बाल गंगाधर तिलक की किताबें, बाल गंगाधर तिलक की लिटरेचर को पढ़ने के बाद इन लोगों में देशभक्ति आ गया और इन लोगों ने इन दोनों को मार दिया। तो इस बात से सेडिशन का चार्ज लगता है बाल गंगाधर तिलक पे। आपको पता होगा, ऑलमोस्ट 6-8 महीने का जेल हुआ था उनको। क्लियर। लॉर्ड एल्गिन हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद आते हैं लॉर्ड कर्जन, सॉरी ये कहाँ है, बहुत पीछे है, हाँ सॉरी यही है। लॉर्ड कर्जन आते हैं। लॉर्ड कर्जन का जैसा ही नाम है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बंगाल पार्टीशन का नाम। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नाम याद किससे आता है, डफरिन के साथ। तो जैसे ही कर्जन का नाम है, कर्जन ने क्या किया, बंगाल को पार्टीशन करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले अपॉइंटेड अ पुलिस कमीशन इन 1902 अंडर एंड्रयू फ्रेजर। एक पुलिस कमीशन एस्टैब्लिश किया 1902 में अंडर एंड्रयू फ्रेजर। इन्होंने एक यूनिवर्सिटी कमीशन एस्टैब्लिश की ताकि यूनिवर्सिटी कमीशन का क्या मतलब था, आपको ये चाह रहा था एजुकेशन में रिफॉर्म लाए या अच्छे एजुकेटेड लोग, नहीं, मोटिव था कि एजुकेशन में जो इतना, यूनिवर्सिटी में जो इतना इंडियन नेशनल मूवमेंट की भावना चलने लगी थी ब्रिटिशर्स के खिलाफ, उसको दबाया जा सके। यूनिवर्सिटी में एज ए प्रोफेसर के तौर पे उसी को अपॉइंट किया जाए जो ब्रिटिश के लॉयल हो। सिंपल एज दैट। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एस्टैब्लिश किया गया। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट एस्टैब्लिश किया गया। इसे देखो चार्ज है कि नहीं तो कहीं बीच में कट ना जाए, है हो जाएगा। उसके बाद कलकत्ता कॉरपोरेशन, क्योंकि हम ख़त्म ही कर देते हैं ना, क्योंकि फिर 2 बार में आप देख लीजिएगा ना, 2 बार में कोई दिक्कत नहीं, आप 1 बार में नहीं देख सकते तो आप 2 बार में देख लीजिएगा, आधा करके टाइम देख लीजिएगा बस कि कितना मिनट हमने देख लिया। ज़रूरी नहीं पूरा देख लो, आधा करके देख लो। क्लियर है तो इम्पोर्टेंट ही नहीं, एक ही में करवा देता हूँ क्योंकि शुरू किया, क्योंकि छूट जाएगा तो छूट ही जाएगा, फिर 2-3 दिन छूट जाएगा। उसके बाद यूनिवर्सिटी जाता है। उसका सेटअप द डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का डिपार्टमेंट सेट किया। कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट लाया 1819 में। उसके बाद इंडियन कॉइनेज और पेपर करेंसी एक्ट आया 1819 में। पुट्स इंडिया ऑन ए गोल्ड स्टैंडर्ड। पार्टीशन ऑफ बंगाल को इस्टाब्लिश किया कि चलो अब बंगाल को पार्टीशन करते हैं। ये सबसे इसका ब्लंडर था कर्जन का। द आइडिया टू बिल्ड विक्टोरिया मेमोरियल को बनाने का आइडिया इन्हीं के द्वारा था, लॉर्ड कर्जन का ही था। फाउंडेशन स्टोन भी इसने ही डाला 1906 में, लेकिन तैयार कब हुआ, 1921 में। उसके बाद आते हैं लॉर्ड मिंटो टू। एक मिंटो 1 भी हमने डिस्कस किया था। लॉर्ड मिंटो 2, जिसके नाम से आपको मोरले मिंटो रिफॉर्म्स पता होगा। स्वदेशी मूवमेंट इनके समय में बहुत एस्टैब्लिश हुआ। मुस्लिम लीग का फाउंडेशन ये इसी समय हुआ 1906 में। सूरत सेशन और सूरत का स्प्लिट इसी समय हुआ। न्यूज़पेपर एक्ट आए ताकि न्यूज़पेपर पे
पाबंदियां लगाई जा सकी, क्योंकि सब खिलाफ हो गए थे ना। मॉडरेट तो एकदम एक्सट्रीमिस्ट एकदम मास मोबिलाइजेशन की बात कर रहे थे। मोरले मिंटो रिफॉर्म्स आए 1909 में। उसके बाद लॉर्ड हार्डिंगे आते हैं 1910 से 1916 के बीच। इसमें सबसे पहले जो पार्टीशन है ना उसको रोक दिया जाता है 1911 में। लेकिन क्या किया जाता है कि सारा पावर जो था उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है। कलकत्ता से कैपिटल को ट्रांसफर कर लेता है ब्रिटिश, कहाँ पे, दिल्ली में, ताकि जो फोकस एरिया अभी कलकत्ता था वो फोकस एरिया कलकत्ता नहीं रह जाए। और जब तक देखो ऐसे होता है ना कि कलकत्ता में इतना ज़्यादा शोर शराबा हो रहा है, कलकत्ता से सीधा शिफ्ट हो गया दिल्ली में, तो दिल्ली में शोर शराबा होने में बहुत टाइम लगेगा ना, क्योंकि सब लोग सारे लीडर सीधा शिफ्ट नहीं ना होंगे, इतना जल्दी नहीं ना शिफ्ट हो सकते। दिल्ली दरबार लगा यहाँ पे किंग जॉर्ज 5 का, और क्वीन मैरी भी आई थी। उसके बाद हिंदू महासभा, बहुत इंपॉर्टेंट, हिंदू महासभा का एस्टैब्लिशमेंट किसके द्वारा हुआ और कब हुआ, इंपॉर्टेंट है। हिंदू महासभा का एस्टैब्लिशमेंट हुआ मदन मोहन मालवीय के द्वारा 1915 में। उसके बाद लॉर्ड चैम्सफोर्ड आते हैं, जिसके समय में क्या होता है, चैम्सफोर्ड जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 जो आता है वो वाला। होम रूल मूवमेंट सबसे पहले समय इनके समय में होता है, तिलक और एनी बेसेंट स्टार्ट करती है। लखनऊ पैक्ट जब मिल जाते हैं कौन कौन लोग, ध्यान देना, लखनऊ मर्जर होता है, मतलब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट मिल गया है। उसके बाद लखनऊ पैक्ट होता है, जिसका मतलब है इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल गया, क्योंकि दोनों को पता चल गया कि नहीं हो सकता। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी आ चुके हैं 1915 में। तो गांधी जी 3 लड़ाई बैक टू बैक जीत चुके हैं बिना के कोई हथियार के। चंपारण, अहमदाबाद, खेरा, सैक बोलते हैं, चंपारण सत्याग्रह 1917 में, उसके बाद खेरा, उसके बाद अहमदाबाद। और क्या हो रहा है, मोन्टैग्यू अगस्त डिक्लेरेशन होता है 1917 में। मोन्टैग्यू एक डिक्लेरेशन करते हैं अगस्त में 1917 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1919 में। रिप्रेसिव, क्योंकि गांधी जी बार बार जीत रहे हैं तो इनको लगेगा, वायसरॉय को लग रहा है यार गांधी जी तो सब जीत जाएंगे, मैच बैक टू बैक जीत रहे हैं, तो हम कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि मूवमेंट पे रोक लगाते हैं। तो रॉलेट एक्ट एक ऐसा था कि किसी को बिना किसी कार्रवाई किए अरेस्ट कर लो, क्लियर ना, और उसको इवन एग्जीक्यूट भी कर दिया जाता है। तो 1919 में क्या हुआ कि 2 लोगों पे बिना किसी कार्रवाई के, बिना किसी, होता है ना कि पहले दिखाना होता है कि क्यों अरेस्ट करे, कि वारंट जो होता है ना, तो बिना वारंट के 2 लोगों को अरेस्ट कर लिया गया जो पंजाब के थे। आई थिंक सैफुद्दीन खिचवी और एक और नाम थे, कोई याद नहीं आ रहा। तो उसके बाद हुआ क्या, जालियांवाला बाग में लोगों ने विद्रोह करना स्टार्ट किया कि हमें उन दोनों को छोड़िए पहले, तो तभी हम यहाँ से उठेंगे। तो जालियांवाला बाग में जैसे ही लोग बैठे थे, वहाँ पे कमांडर होते ब्रिटिश के, जनरल डायर आ गया। जनरल डायर वहाँ पे आ जाता है और उसके बाद क्या करता है, गोली चलाने लगता है लोगों पे, क्लियर है ना। इसको बोलते हैं जालियांवाला बाग मैस्करे, मतलब लोगों पे खून खराबा हो जाता है, बहुत लोगों पे गोलियां चलती हैं। उसके बाद ब्रिटिश का फेस तो काला हो चुका था, क्योंकि आप इतना गंदा काम कर चुके थे ब्रिटिश। तो ब्रिटिश अपने फेस को थोड़ा साफ करने के लिए कमीशन का एस्टैब्लिश करते हैं, हंटर कमीशन को बताता है कि आपको बोला जाता है हंटर कमीशन को कि आप बताओ कि जालियांवाला बाग मैसेकर में किसकी गलती थी, क्या हुआ, ऐसी बातें। ये तो बस नाम का था। उसके बाद खिलाफत मूवमेंट स्टार्ट होता है 1920 से 22 के बीच। उसका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट दोनों स्टार्ट होता है, दोनों साथ ही साथ स्टार्ट होता है, लेकिन ख़त्म हो जाता है चौरी चौरा जो कांड होती है ना वहाँ पे। नेक्स्ट आता है लॉर्ड रीडिंग, 1921 से 26 तक होते हैं। क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट करते हैं, एबोलिशन करते हैं, कॉटन पे एक्साइज जो लगता है उसको एबोलिश कर देते हैं। प्रेस एक्ट को रिपील कर देते हैं, जो कि प्रेस पे जो इतना सारा लगा था उसको रिपील कर देते हैं। रॉलेट एक्ट को भी रिपील कर देते हैं। वायलेंट मोफला रिबेलियन यहाँ पे होता है, मोफला रिबेलियन होता है केरला में, ये यहाँ पे होता है। सीपीआई
जो एक पार्टी थी जो कि 1921 में बनती है सीपीआई, उसका फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है इनके ही समय में। देखो मैं जो भी यहाँ पे बोल रहा हूँ इसका मतलब ये ही नहीं कि ये खुद कर रहे हैं, इनके समय में ही चौरी चौरा इंसिडेंट होता है 1922 में, जब उसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, रोक देते हैं मूवमेंट को। क्योंकि इसमें क्या होता है, क्योंकि गांधी जी का जो मेन हथियार था सत्याग्रह, अहिंसा वाला, लेकिन लोग क्या करते हैं यहाँ पे, कुछ लोग पुलिस स्टेशन में आग लगाते हैं। तो गांधी जी के लिए अपने जो गांधी जी का जो मेन मोटिव था कि गांधी जी हमेशा विश्वास करते थे काम पे, ऐसा नहीं फल की चिंता नहीं करते, काम उनका होना चाहिए अच्छी तरह से। ध्यान देना, वो मीन्स कैसे हो, मीन्स पे भी ज़्यादा भरोसा करते, एंड्स पे नहीं। वो बोलते थे आज़ादी तो मिल ही जाएगा लेकिन हमारे कर्म अच्छे होने चाहिए, हमें अहिंसा पर जोर देना चाहिए। बोलते अगर हिंसा करके हम आज़ाद हो भी गए तो क्या फ़ायदा। ये भी सही भी था, क्योंकि पता है आपको, अगर उस समय हिंसा के बदौलत आज़ाद हो भी जाते ना, तो उसके बाद इंडिया में हमेशा हर बात बात पे हिंसा होता रहता है, क्योंकि लोगों को आदत सी लग गई होती कि यार हिंसा से सब कुछ सॉल्व हो सकता है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट स्वराज पार्टी बनती है 1923 में, आपको पता है, गया के सेशन में। काकोरी ट्रेन पे डकैती होती है 1925 में। आरएसएस का फाउंडेशन स्टोन रखा जाता है, दो का याद रखिएगा, 1915 में रखा गया महासभा, हिंदू महासभा, ये है आरएसएस जो अभी वाला है उसका 1925 में। स्वामी श्रद्धानंद की मृत्यु हो जाती है 1926 में। उसके लॉर्ड इरविन आते हैं, लॉर्ड इरविन के समय ही साइमन कमीशन आते हैं। साइमन कमीशन एक्चुअली अनाउंस किया जाता है, साइमन कमीशन, फिर साइमन कमीशन रिपोर्ट देते हैं अपना, और साइमन कमीशन एस्टैब्लिश आया ही क्यों, देखो एक्चुअली हुआ था क्या, 1990 एक्ट में, 1919 के एक्ट में प्रोविजन था कि आज से 10 साल बाद एक स्टैट्यूटरी कमीशन आएगी, वो कमीशन देखेगी कि क्या 1919 वाला एक्ट में सब कुछ सही चल रहा है या 1919 वाले एक्ट में कुछ रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। तो इस आएगी और फिर सारा रिफॉर्म देखेगी, सारा देखेगी सब कुछ ठीक ठाक है नहीं। तो उसके बाद साइमन आता है, साइमन का विद्रोह सब करने लगते हैं। फिर साइमन रिफॉर्म करने के लिए कुछ पॉइंट देते हैं। सबसे पहले बोलते हैं कि जो डायरकी सिस्टम है प्रोविंस में उसको हटना चाहिए। उसके बाद बोलते हैं जो सेपरेट इलेक्टोरेट आप मुस्लिम को दे रहे हैं उसको आप एक्सटेंड कीजिए, सिख को भी दीजिए, यूरोपियन को भी दीजिए, वुमेन को भी दीजिए, डिप्रेस्ड क्लास को भी दीजिए, ऐसी बातें करते थे। उसके बाद बोलते थे फेडरल सिस्टम होना चाहिए इवन प्रिंसली स्टेट में भी, ऐसे ऐसे पॉइंट इन्होंने दिया था। उसके बाद बटलर कमीशन आया था 1927 में। बटलर कमीशन एक्चुअली ब्रिटिश और जो नेटिव स्टेट नहीं थे, प्रिंसली स्टेट, उसके बीच के रिलेशनशिप के बारे में था। नेहरू रिपोर्ट आता है। नेहरू रिपोर्ट एक्चुअली एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क था इंडिया के लिए, क्योंकि एक्चुअली हुआ क्या था कि एज ए चैलेंज हमें दिया गया था कि ब्रिटिशर्स के द्वारा कि आप लोग तो संविधान बना ही नहीं सकते, क्योंकि साइमन कमीशन का लोग विद्रोह कर रहे थे। तो साइमन कमीशन के विद्रोह में एज ए साइमन कमीशन ने बोला कि क्या आप लोग ऐसा संविधान बना सकते हो, क्योंकि आप लोग हमारा तो विद्रोह करते हैं, लेकिन क्या आप लोग ऐसा खुद संविधान बना सकते हो जो सारे कम्युनिटी उस पर खुश हो, सारे समुदाय खुश हो, लेकिन तो बना सकते हो कि नहीं। तो फिर एज ए चैलेंज लिया गया और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक संविधान बनाया गया जिसके हेड थे मोतीलाल नेहरू। उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने जब संविधान बनाया उसको 14 पॉइंट जिन्ना देते हैं कि इसमें ये पॉइंट ये सही करो आप। उसके बाद लाहौर का सेशन होता है कांग्रेस का, जिसमें आपको पता है पूर्ण स्वराज की बातें होती हैं। उसके बाद पूर्ण स्वराज का डिक्लेरेशन होता है। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट होता है 1930 में। दांडी मार्च स्टार्ट होता है 1930 में। पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है और उसके बाद गांधी इरविन पैक्ट होता है, जिसके बाद गांधी जी मान जाते हैं कि हम सेकेंड आरटीसी में भाग लेंगे। उसके बाद लॉर्ड विलिंगडन आता है 1931 से 36 के बीच। यहाँ कंफ्यूज मत होना, विलिंगडन यहाँ लिंगलिथो। देखा, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, गांधी जी भाग लेते, लेकिन गांधी जी को फायदा नहीं होता वहाँ पे। गांधी जी तो सोच के गए थे कि हम आज़ादी के बात मांगेंगे, लेकिन वहाँ भी मुस्लिम लीग पहुँच के पार्टीशन का खेल खेलने लगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट क्या हो गया,
कुछ समय शांत हो गया था, क्योंकि गांधी इरविन के पैक्ट में साइन था कि आप सीडीएम को शांत कर दो थोड़ी देर के लिए, हम आपके सारे पॉलिटिकल लीडर को छोड़ देंगे जो लोग क्रिमिनल केस में नहीं फंसे, मतलब जो लोग किसी पे अटैक वटैक नहीं किए हैं उसको हम छोड़ देंगे। इसीलिए भगत सिंह जी को नहीं छोड़ा गया, क्योंकि भगत सिंह जी ने ब्रिटिशर्स पे अटैक किया था कि, तो गांधी जी ये बात मान गए थे, तो गांधी जी के खिलाफ चले गए थे बहुत सारे, पंजाब में बहुत, पंजाब इवन इंडिया के और पार्ट्स में बहुत विद्रोह होने लगा था गांधी जी का। गांधी जी जिधर जाते थे ब्लैक झंडा दिखाने लगता था, क्योंकि बहुत बड़े फैन फॉलोइंग थी भगत सिंह जी की। उसके बाद यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ मैकडोनल्ड कम्युनल अवार्ड का, क्योंकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की गई थी वो यहाँ पे बताया है कि आप सेपरेट इलेक्टोरेट डिप्रेस्ड क्लास को दो, लेकिन हाँ, उसका थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होता है, इसमें भी इंडियन नेशनल कांग्रेस शामिल नहीं होती है। उसके बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन होता है सीएसपी का 1934 में। 3 पार्टी का गठन हो गया, आप सबको 3 पार्टी याद रखनी है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। उसके बाद बर्मा को सेपरेट किया जाता है इंडिया से 1935 में। ऑल इंडिया किसान सभा बनता है 1936 में, ऑल इंडिया किसान सभा। उसके बाद नेक्स्ट आता है लॉन्ग लिथुआ। लॉन्ग लिथुआ सबसे पहले एक इलेक्शन करवाते हैं, मान जाते हैं सरकार। उसके बाद इन्हें कांग्रेस मिनिस्ट्री बनाती है 1937 में, लेकिन रेजिग्नेशन दे देती है 1939 में। क्यों रेजिग्नेशन देती है? क्योंकि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया। उसके बाद डिलीवरेंस डे बाय मुस्लिम लीग इन 1913, डिलीवरेंस डे मनाया जाता है मुस्लिम लीग के द्वारा 1939 में। फॉरवर्ड ब्लॉक का एस्टैब्लिशमेंट किया जाता है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा 1939 में। लाहौर रिजोल्यूशन साइन किया जाता है 1940 में, किसके द्वारा? मुस्लिम लीग के द्वारा। अगस्त ऑफर एक्चुअली लिंग लुथवो इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारी और सारी पार्टी को एक ऑफर देती है कि चलिए आप लोग सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मिल लीजिए, हम आपको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाने का मौका देंगे आफ्टर वॉर, उसके बाद आप हमारा साथ दीजिए, डोमिनियन स्टेटस देंगे, ऐसी ऐसी बातें अगस्त ऑफर में था। तो लंग लिथुओ की बात को सीधा सीधा नकार दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। उसके बाद क्रिप्स मिशन आती है, क्योंकि जैसे लंग लिथुओ की बात नहीं माने इंडियन नेशनल कांग्रेस और पार्टी, तो लंग लिथुओ कॉल किया इंग्लैंड कि सर हमारी बात नहीं मान रहे, आप वहाँ से कैबिनेट के कुछ मेंबर भेजिए, क्योंकि उनका ज़्यादा पावर होगा, उनकी वैल्यू ज़्यादा होगी। तो क्रिप्स आते हैं, वहाँ के ब्रिटिश के कैबिनेट के मेंबर थे क्रिप्स, लेकिन इनकी बात भी फेल हो जाती है। उसके बाद क्विट इंडिया मूवमेंट हो जाता है 1942 में। इसके बाद लोगों को ऑलमोस्ट सारे लीडर को जेल में डाल दिया जाता है। तो उसके बाद ऑलमोस्ट जब तक वर्ल्ड वॉर 2 खत्म नहीं हुआ तब तक ये लीडर लेस मूवमेंट चलता रहता है, वो क्विट इंडिया मूवमेंट, क्योंकि लीडर ही नहीं है। लॉर्ड वॉवेल क्या करते हैं 1943 से 47 पे रहते हैं। सीआर फॉर्मूला यहाँ पे साइन होता है कि कैसे पावर डिवाइड किया जाए मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस और लोगों के बीच। वॉवेल का प्लान या शिमला कॉन्फ्रेंस जो था वो फेल हो जाता है बिल्कुल। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाता है। आईएनए ट्रायल्स चलती है 1945 में, आपको पता है, सब बता चुका मैं डिटेल में। नेवल की म्यूटनी होती है 1946 में। कैबिनेट मिशन आता है, कैबिनेट मिशन की बात मान लेते हैं कांग्रेस और मुस्लिम लीग। उसके बाद मुस्लिम लीग क्या करता है, डायरेक्ट एक्शन डे चला देता है, जिसमें मुस्लिम लीग बहुत लोगों राइट करवाने लगता है, हिंदू मुस्लिम करवाने लगता है, बहुत लोगों की मृत्यु हो जाती है। उसका लॉर्ड माउंटबेटन आता है, वो अनाउंस करते हैं 3 जून प्लान, जिसमें क्या है 3 जून प्लान में एक इंट्रोडक्शन करते हैं कि इंडिया को इंडिपेंडेंट मिलेगा और 2 देश बनेगा, इंडिया और पाकिस्तान, दोनों अपना अपना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना के अपना संविधान बना सकते हैं। और उसके बाद 2 बाउंड्री कमीशन एस्टैब्लिश किया जाता है, किसके अध्यक्षता में? रेडक्लिफ के अध्यक्षता में। उसके बाद गवर्नर जनरल फ्री इंडिया में कौन कौन बनते हैं? फ्री इंडिया की बात करें तो पहले बनते हैं लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि कुछ समय के लिए आप ही बन जाइए, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस है बहुत, हम लोग अभी इनएक्सपीरियंस है, कुछ दिन आप साथ दीजिए। तो पहले गवर्नर जनरल बनते हैं फ्री इंडिया के लॉर्ड माउंटबेटन। कश्मीर को एसेड कर लिया जाता है इंडिया में और गांधी जी की मृत्यु हो जाती है, मर्डर कर दिया जाता है इस समय। उसके बाद जब लॉर्ड माउंटबेटन चले जाते हैं, क्योंकि हम अभी तक संविधान हमारा नहीं बन पाया है,
संविधान नहीं बनेगा तब तक हम कैसे पता कौन सा नया पोस्ट होगा। तो संविधान जब तक नहीं बन पाया तब तक हम पुराने जो हमारा एक्ट है 1935 के हिसाब से चलेंगे। तो हमें एक अपना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तो बनाना ही था ना, जो वायसराय जो हम बोलते हैं। तो सी राजगोपालाचारी को बनाया गया। तो सी राजगोपालाचारी लास्ट गवर्नर जनरल है फ्री इंडिया के, और ओनली गवर्नर जनरल है इंडियन, ओनली इंडियन गवर्नर जनरल, क्योंकि बाकी सारे ब्रिटिशर्स थे। तो बहुत लंबा लेक्चर था लेकिन हमारा ख़त्म हो गया। तो हमारा मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट, एंशिएंट मेडाइवल पूरा कंप्लीट, ज्योग्राफी पॉलिटी हम चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी ख़त्म करने का। उसके बाद हमारा इकोनॉमिक्स, और क्योंकि हमारा फिजिक्स भी चल रहा है, केमिस्ट्री हमारा पूरा ख़त्म है, फिजिक्स ख़त्म करेंगे। तो जल्दी जल्दी हम ख़त्म करेंगे, जल्दी से जल्दी। और आप अपने दोस्तों के साथ बहुत 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 शेयर कीजिए, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, करो। चलो, थैंक यू।